तो स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी हीट इंजन को पढ़ने के लिए जो आइडियल इंजन आपके पास होता है वो आपके पास कार्नोट हीट इंजन ही होता है। जैसे हम रियल गैसेज पढ़ने से पहले आइडियल गैस पढ़ते हैं, फिर हमें रियल गैस की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। इसीलिए कभी भी किसी रियल इंजन की फंक्शनिंग को समझना है, उसकी एफिशिएंसी को समझना है, किन फैक्टर्स पर एफिशिएंसी डिपेंड करती है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कार्नोट हीट इंजन या फिर कार्नोट साइकिल पढ़ना पड़ता है। साथ के साथ आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईआईटी गेट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीएसआर नेट में भी इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखिए शुरू करते हैं। कार्नोट साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्नोट साइकिल देखिए भाई, सबसे पहले ये आपका एक हीट इंजन, ये को आपका आइडियल हीट इंजन इसको हम कह सकते हैं। कार्नोट साइकिल कहिए या फिर आप इसको आइडियल हीट इंजन कहिए, साडी कार्नोट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद इसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या करता है? ये जो कार्नोट हीट इंजन कहिए या फिर कार्नोट साइकिल कहिए या फिर आइडियल हीट इंजन कहिए, करता क्या है? ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और बाकी सारे हीट इंजन भी उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो रियल हीट इंजन हो या फिर आइडियल हीट इंजन हो। अब इसका एक प्रिंसिपल होता है, क्या करते हैं? ये सोर्स से तो हीट लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से कुछ अमाउंट को वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं और जो बची हुई अमाउंट इनके पास हो गई है उनको एज ए वेस्ट सिंक में रिजेक्ट कर देते हैं। ये किसी भी हीट इंजन का क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल होता है। आइए इसके बारे में मैं आपको लिखकर समझा देता हूं। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ the basic principle of a heat engine is to absorb some amount of heat from source। और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? सोर्स जो होगा वो क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर। सोर्स हमेशा क्या रहेगा? हाई टेम्परेचर पर रहेगा। सोर्स एट हाई टेम्परेचर एंड कन्वर्टिंग some amount of it into work। जो हीट आप सोर्स से एब्जॉर्ब करोगे उसमें से कुछ हीट को किस में कन्वर्ट कर देगा? वर्क में कन्वर्ट कर देगा। एंड रिजेक्टिंग द रिमेनिंग हीट एंड रिजेक्टिंग का रिजेक्ट लिख लीजिए सीधा, रिजेक्ट द रिमेनिंग हीट एज ए वेस्ट to the sink, as a waste to the sink। सिंक के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? यूजुअली एट लोअर टेम्परेचर। सिंक क्या होता है आपका? कम टेम्परेचर पर रखा हुआ एक ऐसा सब्सटेंस कहिए, ऐसा मटेरियल कहिए जो कितने भी हीट क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। यहां पर जो आपका सोर्स है उससे आप कितनी भी हीट क्या कर सकते हो? ले सकते हो भाई। तो यहां से आपके बेसिक कंपोनेंट निकल कर आते हैं किसके? कार्नोट साइकिल के। जो मैंने यहां पर इसका बेसिक प्रिंसिपल लिखा है ना, इसी प्रिंसिपल से आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं किसी भी हीट इंजन के। देखिए बेसिक कंपोनेंट की बात करता हूं और बेसिक कंपोनेंट्स में आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए भाई, बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई इसके? देखिए सबसे पहला कंपोनेंट होता है सोर्स किस टेम्परेचर पर? टीएच, हाई टेम्परेचर कहिए या फिर हॉट बॉडी कहिए। हाई टेम्परेचर है तो क्या बोल दूंगा इसको? टीएच से रिप्रेजेंट कर दूंगा। और सोर्स को हम किस तरीके से बनाते हैं? ये हमारा क्या है भैया? सोर्स है। ये हमारा क्या है? सोर्स है। दूसरा क्या होता है? सिंक। दूसरा क्या होता है आपके पास? सिंक होता है। और सिंक किस टेम्परेचर पर होता है? कोल्ड टेम्परेचर पर होता है। मतलब सोर्स से जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है सिंक का।
तीसरा जो मेन कंपोनेंट होता है, तीसरा मेन कंपोनेंट क्या होता है यहाँ पर, तीसरा आपका कंपोनेंट होता है यहाँ पर इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड पैड भी बोलते हैं और इंसुलेटेड स्टैंड भी बोलते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इंसुलेटेड स्टैंड या फिर पैड कुछ भी बोल सकते हैं। अब इंसुलेटेड पैड को कैसे दिखाऊंगा, मैं इस तरीके से दिखा दूंगा भैया, और इसके ऊपर एक डबल लेयर खींच दूंगा। अब ये डबल लेयर खींचने का मतलब क्या है, ये डबल लेयर खींचने का मतलब है कि जहां पर भी मैं डबल लेयर रिप्रेजेंट करूंगा वहां पर यह बताऊंगा कि यहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। जब मैं एक सिंगल लेयर और डबल लेयर वाली बॉडी को आपस में टच करूंगा तो आप यहां पर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो यहां पर है वो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और जब सिंगल सिंगल लेयर एक दूसरे से जुड़ेंगी, कनेक्ट होंगी, तो वहां पर क्या हो पाएगा, हीट का एक्सचेंज हो पाएगा। अभी एक बार आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर। वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर, वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर, और इसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या होगी, आइडियल गैस होगी। यहां पर वर्किंग सब्सटेंस क्या होती है, आपकी आइडियल गैस होती है। जरा देखिए, मैं आपको यहां पर बनाकर समझाता हूं, आपको क्लियरिटी भी आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर होता है भाई। ये क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर होता है। इसमें बाहर वाली साइड है, बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, जो भी रोल होता है यहीं पर अंदर वालों का ही होता है। यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ होता है और ऊपर क्या होता है, इस तरीके से पिस्टन लगा हुआ होता है। इसके अंदर क्या होती है, आपकी आइडियल गैस होती है भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी आपको हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर नहीं भी हुआ है तो भी मैं इसको आगे आपको क्लियर कर दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है भाई, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। चार मेन कंपोनेंट होते हैं। आपका एक सोर्स होता है जो हाई टेम्परेचर पर होता है, सिंक होता है जो कम टेम्परेचर पर होता है, और एक वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर होता है जो क्या करता है, जो रखा जाएगा सोर्स पर, फिर रखा जाएगा सिंक पर, फिर रखा जाएगा इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कार्नोट साइकिल को जो है वो जनरेट करेंगे। ठीक है, यहां पर डबल बाउंड्रीज का मतलब है कुछ भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है, सिंगल बाउंड्री का मतलब है हीट एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं सिलेंडर को जो है ना वो व्हाइट कलर से ही रिप्रेजेंट कर दूंगा ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। चलो आगे जाके रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। अब बात करते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ कार्नोट हीट इंजन। फीचर्स देखिए, सबसे पहला क्या, रिवर्सिबल इन नेचर। नेचर में कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल इन नेचर, नेचर में क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, क्योंकि आइडियल मानकर चल रहे हैं और एक्चुअल में तो दुनिया में कोई ऐसी प्रोसेस ही नहीं है जो परफेक्टली क्या हो, रिवर्सिबल हो। ऑल द प्रोसेसेस इन द यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल। परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी का एग्जांपल देखने को मिलता ही नहीं है, जिस वजह से हम कॉन्सेप्ट देते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बाद में इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद दूसरा क्या है, आइडियल इन नेचर। आइडियल इन नेचर, ये प्रकृति में क्या होता है, आइडियल भी होता है। मतलब आइडियल नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जिस वजह से ये क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल इंजन होता है जो एक मॉडल फॉर्म करता है, जिसके आधार पर क्या बनते हैं, बाकी सारे हीट इंजन डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, यहां पर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, efficiency is independent of nature of working substance। जो इस हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है वो वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। मतलब क्या कहना चाहता हूं, जो मैंने वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस ली है, जो मैंने वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस ली है, अब वो आइडियल गैस हो, वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई रियल गैस हो, यहां पर कार्नोट हीट इंजन कहता है कि वहां पर किस तरीके की गैस एज ए वर्किंग सब्सटेंस ली गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफिशिएंसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। और फोर्थ पॉइंट कहता है एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन, एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, सोर्स एंड सिंक।
जो टोटल एफिशिएंसी है ना, वो एक ही चीज पर डिपेंड करेगी कि सोर्स और सिंक के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है। जो टोटल एफिशिएंसी है वो केवल और केवल इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि सोर्स और सिंक में कितना टेम्परेचर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। यहां पर देखिए भाई, यहां पर हम बात कर लेते हैं मेन प्रोसेसेस, 4 मेन प्रोसेसेस। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं 4 प्रोसेसेस के बारे में, जिनको मिलाकर टोटल क्या बनता है, कार्नोट साइकिल बनता है। साइकिल से समझ में आ रहा है, जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म भी करना है, क्योंकि साइकिल है। तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होती है? सबसे पहली प्रोसेस होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहली प्रोसेस क्या होती है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरी प्रोसेस होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरी प्रोसेस होती है भैया, तीसरी प्रोसेस होती है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड फोर्थ आपके पास होती है, फोर्थ आपके पास होती है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन ये आपकी क्या होती है भाई? फोर्थ प्रोसेस होती है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको यहां पर समझा ही देता हूं। ये आपका कंप्लीट कार्नोट साइकिल होता है। इसके बारे में एक एक स्टेप को डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको यहां पर समझाने के लिए बना रहा हूं। दिस इज योर कंप्लीट कार्नोट साइकिल। प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम ग्राफ बनता है और इस तरीके की कहानियां आपको यहां पर होती हुई, घटनाएं घटती हुई दिखाई देती हैं और आप इनको क्या कर सकते हो? इन घटनाओं को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। देखिए भाई, मैं आपको समझाने की यहां पर कोशिश करता हूं। और ये आपका कार्नोट साइकिल ही है। ये आपका क्या है भैया? दिस इज योर कार्नोट साइकिल। ठीक है, यहां पर आपका ए है, ये आपका बी है, बल्कि मैं इस पॉइंट को बी कहना चाहूंगा। ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक है, अब सर प्रोसेस कैसी होगी? इस तरीके से कहानी चलती है, इस तरीके से कहानी चलती है, ऐसे। और ये आपकी कौन सी प्रोसेस है? ये पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये तीसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और ये आपका फोर्थ प्रोसेस है एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये कंप्लीट क्या बनता है? दिस कंप्लीट इज नोन एज द कार्नोट साइकिल। दिस कंप्लीट साइकिल इज नोन एज कार्नोट साइकिल। अब हमने कहा था, क्या कहा था? हम कहा करते थे कि जो पीवी कर्व होता है उसमें कर्व के नीचे का एरिया क्या बताता है? कौन बताएगा? कमेंट करके बता दो। कर्व के नीचे का जो एरिया है वो क्या बताता है? कर्व के नीचे का एरिया क्या बताता है? वर्क डन बताता है। हम यहां से शुरू हुए और वापस साइकिल्स में बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रोसेस करके वापस कहां पर पहुंचे? ए के ऊपर ही पहुंचे। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती चली जाएगी और हर बार जब एक साइकिल पूरा होगा आपको कुछ ना कुछ वर्क डन यहां से मिलता चला जाएगा। आपको कुछ ना कुछ वर्क डन यहां से मिलता चला जाएगा, जो आपकी क्या होगी? आउटपुट होगी। इनपुट क्या होगी? कितनी हीट सोर्स से जो वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर है वो ले रहा है, वो आपकी क्या रही होगी? इनपुट रही होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, सबसे पहली प्रोसेस कौन सी है हमारी? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, शायद आपको पहले भी ये चीज पता होगी, आपने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप एक बार क्लास में पढ़ें, आपको दोबारा से इसको कहीं से और पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना रहे। देखिए भाई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो भाई, सबसे पहले लेट अस सपोज, हम मानते हैं हमारे पास कोई ना कोई गैस है जो कहां पर है? जो P1, V1 और TH पर है। और दूसरी बात है, इस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या किया जाता है? आपको एक बात समझनी पड़ेगी। हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने कहा था हमारे पास क्या है? हमारे पास सोर्स है। हमारे पास क्या है भाई? एक सोर्स हमारे पास है। साथ के साथ फिर हमने ये भी कहा था कि हमारे पास जो है ना, वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर भी है। हमारे पास क्या है? एक सोर्स है और हमारे पास एक वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर भी है। और जब वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर हमारे पास है तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये सिलेंडर किस तरीके से क्या करेगा? काम करेगा। ध्यान से देखिए भाई, ये हमारे पास सोर्स है। ये हमारे पास क्या है? सोर्स है जिसका टेम्परेचर TH है। जिसका टेम्परेचर क्या है भाई? TH है। अब क्या करते हैं?
ये जो वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर है इसको रखा जाता है किसके ऊपर, इसको रखा जाता है इसके ऊपर, इसको हम रखते हैं भैया इसके ऊपर, किसके ऊपर भाई, सोर्स के ऊपर इसको हम लोग रखते हैं। जैसे ही हम इसको सोर्स के ऊपर रखते हैं, अब हमें पता है कि भाई ये क्या करता है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर है ये करता क्या है, इसके अंदर कोई ना कोई गैस है और यहां पर सोर्स क्या है, सोर्स आप मान सकते हो इनफाइनाइट एनर्जी का एक सोर्स है जिससे आप कितनी भी एनर्जी ले सकते हो, यहां पर इनफाइनाइट एनर्जी का हम मानकर चलते हैं। अब होगा क्या, ये जो वॉल है ना, जो सोर्स की वॉल है, नीचे वाली वॉल है, वो कैसी वॉल है, वो आपकी डायाथर्मिक वॉल है जिनसे हीट का लेन देन हो सकता है। अब यहां से क्या होगा, यहां से हीट ली जाएगी गैस के द्वारा, कितनी हीट, प्लस QH हीट जो है वो ली जाएगी। और जैसे ही ये वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर इस सोर्स के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये जो गैस है ना वो TH टेम्परेचर ही अटेन कर लेगी और सोर्स जो है वो इनफाइनाइट एनर्जी अपने अंदर रखे हुए है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रखे हुए है, जो क्या कर देगा, गैस का भी वही टेम्परेचर कर देगा जो सोर्स का खुद का टेम्परेचर है। ठीक है, ये हम पहली प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इधर आप देखेंगे अब होगा क्या, अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, ये जो आपका पिस्टन है ये थोड़ा सा कहां निकल जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। पिस्टन कहां चला जाएगा आपका, कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा और आप यहां पर क्या पाएंगे, हमने कुछ नहीं किया, हमने वर्किंग सब्सटेंस के सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रखा और ऊपर से वेट रिमूव करना शुरू कर दिया। जैसे ही ऊपर से वेट रिमूव करेंगे गैस पिस्टन को धक्का मारेगी। अब पिस्टन कहां चला जाएगा, पिस्टन कहीं ना कहीं ऊपर एक पोजीशन के ऊपर चला जाएगा यहां पर। अब जब ये इस पोजीशन के ऊपर चला गया है, अब यहां पर कहां पर पहुंचा मैं आपको बता देता हूं, आपको शायद समझ में अभी क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो यहां पर आप कहां थे, यहां पर आप थे P1 V1, मैं इस साइड लिखता हूं, आप यहां पर थे P1 V1 और TH पर। अब आप कहां पहुंचे, अब आप पहुंच गए P2 V2 और TH के ऊपर, क्योंकि सारी कहानी किस टेम्परेचर पर हो रही है, P2 V2 TH टेम्परेचर पर ही हो रही है। सारी कहानी किस पर हो रही है, P2 V2, या फिर कहिए सारी कहानी TH टेम्परेचर पर हो रही है, क्योंकि जैसे ही सोर्स को, जैसे ही आपने वर्किंग सब्सटेंस के सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रखा, इस गैस ने वही टेम्परेचर अटेन कर लिया जो सोर्स का टेम्परेचर था और आपने ऊपर से वेट रिमूव कर दिया। गैस पहले यहां से हीट एब्जॉर्ब कर चुकी थी, वो क्या करेगी, पिस्टन को पुश कर देगी, पिस्टन कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, जिस वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। देखिए अब यहां पर कुछ बातें आपको समझने की है। भाई गैस कैसी है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है। यहां पर T बराबर TH बराबर कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है। दिस इंप्लाइज जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आपका जीरो है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है। एज फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस U is function of temperature only. और आइडियल गैस U is function of temperature only। पहली बात आपको यहां से समझ में आ गई है। अब जरा देखिए भाई, अब जरा देखिए, अब कमाल की चीज यहां पर आप देखेंगे, कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल ही है, धीरे धीरे ऐसा कर रहे हैं। पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और कैसा है नेचर में, रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल का तो हमें पता ही है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है -RT, nRT होता है वैसे तो, -RTH ln V2 बाई V1, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका W1 है, ये आपका क्या है भाई, W1 है। अब हम जानते हैं फर्स्ट लॉ से डेल्टा U जो है वो QH प्लस W होता है। इन जनरल तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा U बराबर Q प्लस W लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब डेल्टा U तो आपका 0 के बराबर है और Q आपका क्या है, QH ही Q है, QH ही क्या है आपका, Q है। मतलब यहां पर जो हीट है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, QH रिप्रेजेंट कर रहा है, Q नहीं कर रहा है। तो यहां से क्या लिखूंगा, और W क्या है आपका, W भी पहचानो, W आपका W1 है, क्योंकि यहां पर वर्क डन यही है। तो एक्चुअल में क्या बना हमारे पास, यहां से बना, यहां से हमारे पास बना QH प्लस W1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज QH इज इक्वल टू माइनस W1। और यहां से क्या लिखूंगा, हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, ये करेगा भैया RTH ln V2 बाय V1।
इक्वेशन नंबर 2, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, कभी ना कभी आपको एग्जाम में उलझा देगा, आप प्लस माइनस में गड़बड़ी कर दोगे। प्लस माइनस में गड़बड़ी नहीं करनी है, और जो भी मैं नंबरिंग दे रहा हूं वो नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये आपको समझ में आ जाएगा कुछ देर में। देखिए भैया, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डायग्राम के अंदर आप इसको साथ के साथ बना सकते हैं, बाद में भी आप इसको बना सकते हैं, आप इसको साथ के साथ बना सकते हैं, बाद में भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए, प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम किस तरीके की प्रोसेस हुई, कुछ ऐसी प्रोसेस हुई है भैया। आप कहां से कहां गए हो, आप इस तरीके से इस साइड जा रहे हो, यहां पर क्या है, P1 V1 TH, P2 V2 और क्या है आपका TH है भाई, P2 V2 और क्या है आपका TH है। शायद मैंने कर्व यहाँ पर थोड़ा सा और लेना चाहिए था मुझे, मैंने यहाँ पर कम कर्व लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए था, मैं भी ले लेता हूँ भाई। आई होप कुछ ऐसी कहानी बनेगी, कुछ ऐसे, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है, और इस स्टेप के दौरान हुआ क्या है, QH हीट आई है, QH हीट जो है वो अंदर आई है, इसको क्या कहेंगे, QH हीट अंदर आई है। ए से बी आप गए हो, ये कैसी प्रोसेस है भाई, ये आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाली प्रोसेस, आप बेशक इसको चेक भी कर सकते हैं। ए से बी आप जा रहे हो, QH हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, जो QH है वो आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना, हाँ बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, हल्के में कुछ भी नहीं लेना है, हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, लेकिन भाई जब इसमें से क्वेश्चन आएगा ना तो आपको हवा भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देखो जी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अब क्या करना है, अब आपके पास जो वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर था ना, जो वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर आपके पास था, जो हम इस तरीके से इसको बोल रहे थे, हमें इसको किसके ऊपर रखना है, अब हमें इसको रखना है इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। जो वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर था हमें इसे रखना है किसके ऊपर, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ये बात ध्यान रखनी है, और इसको रखना है आपको इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर, ठीक है। अब इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर जब आप इसको रखेंगे तो क्या होगा, मैं बताता हूं, आप इधर एक बार देखते चले जाइएगा। अब हम किस पोजीशन पर हैं, अब हम हैं भाई किस पोजीशन पर, P2 V2, अब हैं P2 V2 और TH। अब हम जानते हैं जो इंसुलेटेड स्टैंड है वो कोई हीट लेने देने वाला तो है नहीं, जब इसको रखोगे आप इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर तो यहां से हीट का लेन देन तो होगा नहीं, क्योंकि डबल बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको। जब डबल बाउंड्री यहां से दिखाई दे रही है तो आप क्या करोगे भाई, अब आप यहां पर ऊपर से वेट रिमूव करना शुरू करोगे। अब जैसे ही आप ऊपर से वेट रिमूव करोगे तो यहां से जैसे ही आपने वेट रिमूव किया, पिस्टन तो कहां खिसकेगा, ऊपर की तरफ खिसकेगा ही खिसकेगा, पिस्टन को तो खिसकना है क्योंकि आपने वेट क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। क्या अब पहले गैस का वॉल्यूम इतना था V2, अब वॉल्यूम कितना हो गया गैस का, V3 हो गया। तो यहां पर जब आप पहुंचे, जब आप यहां पर पहुंचे हो, जिसको मैंने P3 V3 और यहां पर क्या बोला है, यहां पर मैंने बोला है, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब यहां पर काम की बात आती है। पहला स्टेप आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल का मतलब क्या भाई, हीट तो ले ली, टेम्परेचर नहीं बदलने दिया और काम भी कर दिया, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें जितनी भी हीट ली गई ना उसमें से कोई भी हीट यूटिलाइज नहीं हुई किसमें, इंटरनल एनर्जी को बदलने में। इसमें सारी हीट ने क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया है। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर यह चीज हुई है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, किसी ने आपको 500 रुपए और दिए और कहा कि 500 रुपए का सामान लेकर आ जाओ, तो आपके पास जो 100 रुपए थे वो एज इट इज बचे हो गए और आपने 500 रुपए का सामान लाकर किसी को दे दिया या फिर अपने पास रख दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब बाहर से कोई आपको पैसा नहीं दे रहा। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए थे और आपको कह रहा है कि आपको बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्या लेकर आना है, कुछ ना कुछ सामान लेकर आना है। तो वो जो सामान आएगा वो किसकी कॉस्ट के ऊपर आएगा, जो आपके पास अमाउंट है उसी की कॉस्ट के ऊपर आएगा। मतलब आपके पास जो है ना वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा।
जिस वजह से गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि यहां पर बाहर से कोई हीट नहीं आ रही, लेकिन गैस क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। और जिस वजह से टेम्परेचर TH से कहां चला जाता है, TC चला जाता है। और यहां पर कब तक वेट रिमूव करते रहना है, जब तक ये टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर के बराबर ना आ जाए, तब तक आप क्या करते चले जाएंगे, ऊपर से वेट रिमूव करते चले जाएंगे, टेम्परेचर आपका यहां से डिक्रीज कर जाएगा। अब यहां पर हो क्या रहा है, जैसा कि एडियाबैटिक है, एज एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपका इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड, वो आपका वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर है। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो भाई, एडियाबैटिक है, जब एडियाबैटिक है तो क्यू तो पक्का क्या होगा आपका, 0 होगा। डेल्टा यू क्या होगा आपका, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। इसको मैं W2 लिखूंगा और ये क्या आ जाएगा, CV, और यहां पर TC माइनस TH। अब कहोगे सर ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, कौन बताएगा, ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, ये कौन बता सकता है भला, आप में से कोई बता सकता है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। भाई ऑब्वियस सी बात है, कैसा आएगा, ये आपका आएगा, काम कौन कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, तो नेगेटिव ही क्वांटिटी आएगी। इंटरनल एनर्जी में भी नेगेटिव में ही बदलाव आएगा, इंटरनल एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है, ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, ये छोटी क्वांटिटी है, ये बड़ी क्वांटिटी है, छोटी में से बड़ी घटा दोगे तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर, आप कितने नंबर दे चुके हो यहां तक आप नंबर दे चुके हो भैया, 2 नंबर आप यहां तक दे चुके हो। अब मैं इसको देता हूं 3 नंबर, इक्वेशन नंबर 3। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी बहुत सारी चीजें, और आप यहां से इजीली समझ पाओगे आने वाली दो प्रोसेस भी आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। अब देखो इनको प्लॉट कैसे करते हैं, अरे बहुत आसान है भाई, कार्नोट साइकिल बहुत आसान है। ये देखिए, इस तरीके से प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम बना दिया है, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींच दी है और एक लाइन ऐसे खींच दी है। ठीक है, ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है। यहाँ पर आप A से B गए थे, पहले वाला स्टेप था इस तरीके से, और यहाँ पर आप B से कहाँ जाएंगे, C जाएंगे। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, भाई याद करो, मैंने कहा था आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है और एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है, ज्यादा होता है। याद करिए जब मैंने कंपैरिजन करवाया था एक्सपेंशन के दौरान, आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो क्या रहता है, वो आपका कम रहता है, और एडियाबैटिक का स्लोप क्या रहता है, ज्यादा। अदरवाइज वॉल्यूम भी आइसो की ही ज्यादा होती है, प्रेशर भी आइसो का ही ज्यादा होता है, और वर्क डन भी आइसो में ही ज्यादा होता है। बस क्या नहीं ज्यादा होता, स्लोप नहीं ज्यादा होता। और यहां पर आप किस पोजीशन के ऊपर थे, P2, V2 और TH, यहां पर कहां पहुंचे, P3, V3 और TC। यहां पर क्या था, P1, V1 और TH। और हो क्या रहा था भैया, ये हो रहा था भैया, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई थी, कुछ ना कुछ हीट क्या हुई थी, एब्जॉर्ब हुई थी। आई होप आपको पहले दोनों स्टेप जो है वो क्लियर हो गए होंगे, माइंड में पिक्चर छप गई होगी, इमेज आपके माइंड में छप गई होगी। अब तीसरा एंड देन फोर्थ, देन हमारा मैथमेटिकल चलेगा, हमारा कार्नोट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जरा यहां पर, अब थर्ड हमारे पास क्या था भाई, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। थर्ड हमारे पास था आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यही था भाई हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है भाई। अब हमने 4 जो मेन कंपोनेंट लिए थे उनमें से 2 का यूज कर दिया है, एक्चुअल में एक का तो हम बार बार ही यूज कर रहे हैं। किसका, वर्किंग सब्सटेंस के सिलेंडर का। पहले किसके ऊपर रखा, सोर्स के ऊपर रखा, फिर किसके ऊपर रखा, फिर हमने रखा इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। तो अब क्या टाइम आ गया है, अब उसका फर्दर रखने का समय आ गया है, वो भी कहां पर, वो भी मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आपका जो वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप उसको रखना है किसी और जगह के ऊपर। अब वो कहां पर रखना है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए ये आपका वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर है और आपका पिस्टन अभी कहीं यहां कहीं झूल रहा है। ठीक है, अब आप इसको रखेंगे कहां पर,
आप इसको रखेंगे भैया सिंक के ऊपर। आप इसको रखेंगे किसके ऊपर? सिंक के ऊपर। अब सिंक जो है सिंक का टेम्परेचर कितना है? कोल्ड है। और पिछली प्रोसेस में यहां पर जो टेम्परेचर था वो कितना था? P2 था, सॉरी P3 था, V3 था और TC था। याद करिए, यहीं पर पहुंचे थे, P3 V3 और TC पर पहुंचे थे। अब करना क्या है? अब ये भी TC और ये भी TC, टेम्परेचर दोनों का सेम। ऊपर से वेट बढ़ाना शुरू कर दो भैया, ऊपर से वेट बढ़ाना शुरू कर दो। जब आप ऊपर से वेट बढ़ाना शुरू कर देंगे तो पिस्टन कहाँ आएगा? ऊपर से नीचे लुढ़कता हुआ आ जाएगा। और जब नीचे लुढ़कता हुआ आ जाएगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा भाई? मैं इसको बोलूंगा P3V3, सॉरी P4 V4 TC। कैसा है? आइसोथर्मल है। और क्या है? कंप्रेशन है, रिवर्सिबल भी है। वर्क डन क्या होगा? पहली बात तो एज टेम्परेचर इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इंप्लाइज डेल्टा U इज इक्वल टू 0। डेल्टा U इज इक्वल टू 0। और जो डेल्टा U होगा वो क्या होता है? Q प्लस W हुआ करता है। और आप यहां पर क्या पाएंगे? आप पाएंगे ये तो 0 है, ये क्या है? QC। इस प्रोसेस के दौरान क्या होगी? हीट रिजेक्ट होगी। क्यों रिजेक्ट होगी? टेम्परेचर नहीं बदल रहा, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है। अब वो एनर्जी बढ़ेगी, उनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, बट इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही। वो कब नहीं बढ़ेगी? जब कुछ ना कुछ हीट क्या होती चली जाएगी? रिजेक्शन होता चला जाएगा। और रिजेक्शन कहां होगा? रिजेक्शन कहेगा, सिंक कहेगा आजा मेरे पास आजा, जितनी हीट आनी है मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो सिंक क्या करेगा? यहां से QC हीट को अपने पास बुला लेगा और सारी ही हीट को अपने अंदर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहां पर जो Q होगा वो क्या होगा? QC होगा। और जो W होगा वो क्या होगा? W3 होगा। अब सारी चीजों के एक्सप्रेशन में यहां पर लिख देता हूं और आपको शायद यहां पर क्लियरिटी आ जाएगी। यहां पर क्या लिखोगे? W3 बराबर, यहां पर आप लिखेंगे माइनस RTC ln V4 बाई V3, इक्वेशन नंबर 4। और W ही क्या है? W ही क्या है? W ही क्या है? QC है, बस साइन बदल जाएगा। गंगाधर ही यहां पर क्या निकला? आपका शक्तिमान निकला। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? माइनस QC के बराबर लिखेंगे। और दिस इंप्लाइज क्या लिख दूंगा? QC बराबर RTC। अब पेपर में सीधा पूछ लेगा भैया, पेपर में सीधा पूछ लेगा, बताइए कि कितनी हीट रिजेक्ट हुई इस कार्नोट साइकिल के दौरान। तो वो आप किससे निकालोगे? वो आप केवल और केवल इसी फॉर्मूले से निकाल पाओगे, अदरवाइज आप निकाल नहीं पाओगे। ठीक है भाई, अब कार्नोट साइकिल बनाकर दिखा देता हूं। आप चाहो तो साथ के साथ बना सकते हो और नहीं चाहो तो आप वीडियो को रोक कर भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए जरा, यहां पर आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है। जब घबराना नहीं है, एक डंडा ऐसे खींच देना है, एक डंडा ऐसे खींच देना है, बल्कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा लहराता हुआ खींच दिया। अब क्या करना है? इसी ऊपर वाले डंडे को कॉपी करना है, नीचे ले आना है, बस यही तो करना था, यही तो करना था। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये कौन है? डी। कुछ इस तरीके से कहानी चलती चली जा रही है। अब हमने किस स्टेप की बात करी? सी से डी की बात करी। कहां थे? P3V3 TC थे, P4V4 TC पर पहुंचे। लेकिन इस दौरान क्या घटनाक्रम हुआ? कुछ हीट रिजेक्ट हो गई। कहां? सिंक में। कितना? QC हीट जो है वो सिंक में क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि सिस्टम ने छोड़ा है, इसको अपने से दूर भेजा है। जब अपने से दूर भेजता है तो नेगेटिव लेकर आ जाता है। अपने से दूर जब सिस्टम भेजता है तो नेगेटिव लेकर आ जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और पहले स्टेप में क्या हुआ था रे? पहले स्टेप में तो क्या कह रहा था? आ जाओ। सिस्टम कह रहा था आ जा, कितनी भी हीट मेरे पास आ जा।
अब यहां पर साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट स्टेप बचा हुआ है, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर मैं बात करता हूं फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। देखिए भाई, फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, फोर्थ स्टेप में आपको देखना है एडियाबैटिक कंप्रेशन। फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, दिस इज योर फोर्थ स्टेप, एडियाबैटिक कंप्रेशन। जरा ध्यान से देखिए भाई, हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर था ना, अब आप उसे कहां रखेंगे भाई, अब आप सर जहां मर्जी रख दीजिए उसको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, फर्क पड़ेगा हमें, हमें फर्क पड़ेगा। हमें क्या करवाना है भाई, हमें यहां पर कंप्रेशन करवाना है, हमें क्या करवाना है, कंप्रेशन यहां पर जो है वो करवाना है। वो हम कैसे करवाएंगे भाई, वो मैं अभी आपको बताता हूं। अभी जरा ध्यान से देखिए एक बार, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। अभी तक हम यहाँ झूल रहे थे, यहाँ पर अपना काम कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब ये जो वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर है, इसे आप रखेंगे किसके ऊपर, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखेंगे। इसे कहाँ रखेंगे आप, इंसुलेटेड स्टैंड। आप कहाँ पर हैं, P4, V4 और TC पर है। और ये आपका इंसुलेटेड स्टैंड है, ये आपका क्या है भैया, इंसुलेटेड स्टैंड है। अब आपने वर्किंग सब्सटेंस के सिलेंडर को इसके ऊपर रख दिया और ऊपर से वेट बढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया। अब गैस क्या होगी, गैस का कंप्रेशन होगा। अब जब कंप्रेशन होगा तो कोई हीट बाहर तो जा नहीं पाएगी, कोई हीट बाहर तो जा नहीं पाएगी, जो भी होगा क्या होगा, गैस के साथ ही होगा, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ही होगा। इसको इस तरीके से कंप्रेशन किया कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास आए, सबके बीच में रिपल्शन होने लग गई, जिस वजह से क्या हुआ, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। और थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब मीन काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। और गैसेस स्टेट से हमें क्या पता चलता है, डायरेक्टली उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। तो कहां तक इसको क्लोज लेकर आना है, कहां तक कंप्रेशन करना है, जब तक इसका टेम्परेचर क्या ना हो जाए, P1 V1, जब तक टेम्परेचर P1 V1 और कितना ना हो जाए, TH के बराबर ना हो जाए, तब तक इसको क्या करते चले जाना है, कंप्रेस करते चले जाना है। और नीचे क्या था, इंसुलेटेड स्टैंड था, नीचे क्या था भैया, इंसुलेटेड स्टैंड, दिस इज इंसुलेटेड स्टैंड। अब जैसा कि हमें पता है भैया, हीट का तो कोई लेन देन हुआ नहीं। अब डेल्टा यू होता क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब क्यू तो जीरो हो गया, अब डेल्टा यू किसके बराबर हुआ, W2 बल्कि W4 लिख लूं, और W4 बराबर डेल्टा यू बराबर CV, CV और यहां पर क्या, TH माइनस TC, यहां पर क्या आ जाएगा, TH माइनस TC आ जाएगा। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी जी। ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 6, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। सारी ही इक्वेशंस महत्वपूर्ण हैं, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंस इन सब की है हमारी पूरी ही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। कुछ भी नहीं करना भैया, सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने बहुत सारी बार इस ग्राफ को बना दिया है। अब शायद हमें इसमें एक्सपर्टीज हो जानी चाहिए, बट कोई बात नहीं, अभी तक नहीं है, तो हम अब कर लेंगे भैया, अब हम कर लेंगे, है ना। अब हम इसको कर लेंगे, उसके बाद इसको भी मुझे यहाँ पर नीचे ला कर रखना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं मुझे इसको भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी मुझे फिर थोड़ा सा स्ट्रेट करना पड़ेगा। हाँ, अब शायद हमारी बात बनेगी, शायद कुछ ऐसा बनेगा भाई, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा एक परफेक्ट कार्नोट साइकिल होगा, जिसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, कार्नोट साइकिल है। अब हो क्या रहा है, अब जो पहला स्टेप हमारे पास था, इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई, इसमें हीट रिजेक्ट हुई, ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल तो वर्क डन हुआ है, ओवरऑल तो वर्क डन हुआ है। ए से जा रहे हैं बी, से सी, और सी से कहां, डी। ओवरऑल क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है, नेट वर्क डन हुआ है। कितनी हीट आई, कितनी हीट आई, QH, कितनी गई, QC, बची हुई का क्या हो गया, वर्क डन हो गया, काम हो गया। यहां पर क्या लिखना है, P1 V1, P1 V1 TH
P2 V2 TH, H है भाई ये P3 V3 TC, P4 V4 TC, ये बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा कंप्लीट कार्नोट साइकिल। और मैंने कहा था पीवी कर्व के नीचे का जो एरिया है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये क्या बताता है, ये बताता है भैया वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, बार बार इतना जितना एरिया के अंडर आ रहा है इतना वर्क डन होता चला जाएगा। पर साइकिल क्या होगा, इतना वर्क डन आपका बार बार रिपीटेडली होता चला जाएगा। ये आपका ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से कहां ए जा रहे हो। अब इसकी एफिशिएंसी के बारे में चर्चा करते हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आप बता सकते हैं, और डाउट है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। आई होप आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। डाउट तो आने का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, कुछ ऐसा था ही नहीं जो आपको डाउट आए। अब हमें पता है कि ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास क्या है, वर्क डन है। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इस स्टेप का, इस स्टेप का, इसका और इसका, सबका वर्क डन क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सबका वर्क डन क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब मैं यहां पर वर्क डन को क्या कर देता हूं गाइज, ऐड कर देता हूं, आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा। देखिए भाई, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, जरा ध्यान से देखिए, नेट वर्क डन की यहां पर बात करता हूं। W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 यूजिंग 1, 3, 5 एंड 6। 1, 3, 5 और 6 कहां पर है, ये रहा भैया। देखो ये आपके पास एक नंबर है, वर्क डन लिख दिया पहले वाला, माइनस RTH V2 बाई V1, ये रहा भाई। हमारे पास बनेगा W बराबर माइनस RTH V2 बाई V1 प्लस CV, और यहां पर क्या TC माइनस TH, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा माइनस RTC V4 बाई V3, ये रहा भाई। देखो इक्वेशन नंबर 5 देखिए, RTC माइनस RTC V4 बाई V3, RTC V4 बाई V3 प्लस यहां पर आ जाएगा आपका CV TH माइनस TC, ये बन जाएगा भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो दो क्वांटिटी कट हो जाएंगी। कौन सी, ये कट जाएगा भाई किसके साथ, इस क्वांटिटी के साथ। देख लो भाई, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो यही बन जाएगा। तो नेट वर्क डन क्या बन रहा है, नेट वर्क डन बन रहा है हमारा W इज इक्वल टू माइनस RTC V2 बाई V1 माइनस R, बल्कि यहां पर TC क्यों लिखा, TH आएगा, TH माइनस RTC V4 बाई V3। ये इक्वेशन नंबर बनेगी कौन सी, 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी का आखिरी अंजाम आना बाकी है। आखिरी अंजाम अभी बचा हुआ है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल इक्वेशन में क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, याद करिए ये नेचर में कैसा है, रिवर्सिबल है। और यहां पर दो स्टेप एडियाबैटिक भी हैं। कौन से स्टेप एडियाबैटिक है भाई, आप अगर समझदार हैं तो बता देंगे। बी से सी वाला स्टेप कैसा है, एडियाबैटिक है, और ए से डी वाला भी क्या है, एडियाबैटिक है। बी से सी कहां, P2 V2 और TS से P3 V3 और TC। ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखेंगे यहां पर, देखो बी से, नाउ आप बी से कहां जा रहे हैं, बी से आप जा रहे हैं सी। ठीक है, यहां पर क्या P2 V2 TH, और यहां पर क्या P3 V3 और TC। यही है भाई, बिल्कुल यही है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास यहां पर है, यहां पर आपके पास है नेक्स्ट, में यहां पर दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। बी से सी मैंने यहां पर देखा, P2 V2 TH से P3 V3 TC चले गए। देन डी से ए बी क्या है, P4 V4 TC से P1 V1 TH चले गए। P4 V4 TC से डी से ए की बात करता हूं, डी से ए, P4 V4
टीसी से P1 V1 TH चले गए। अब ध्यान रहे ये भी कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, ये भी कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, और ये भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही है। ठीक है, तो क्या मैं पॉइसन इक्वेशन का यूज कर सकता हूं? जी हां सर, आप तो कर सकते हैं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक स्टेप है, तो मुझे पता है टीवी गामा -1, यहां पर क्या लिखूंगा, TH V2 गामा -1 इज इक्वल टू TC V3 गामा -1। तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज TH अपॉन TC इज इक्वल टू V3 अपॉन V2, और यहां पर क्या, गामा -1। क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, पॉइसन इक्वेशन का यूज कर सकता हूं। इसी तरीके से यहां पर क्या लिखा जाएगा, देखो भाई, TC V4 गामा -1 और इज इक्वल टू TH V1 गामा -1, और यहां पर क्या, TH अपॉन TC इज इक्वल टू V4 अपॉन V1, और यहां पर क्या, गामा -1। इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 8। अब 8 और 9 की लेफ्ट हैंड साइडें बराबर हैं, ये भी TH बाई TC है और ये भी TH बाई TC है। 8 और 9 की लेफ्ट हैंड साइडें बराबर हैं, तो राइट हैंड साइडें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। फ्रॉम 8 एंड 9, देखो भाई ध्यान से, फ्रॉम 8 एंड 9, ये देखो, फ्रॉम ये देखो, फ्रॉम 8 एंड 9 क्या होगा, यहां से होगा V3 बाय V2 गामा -1 इज इक्वल टू V4 बाय V1, और यहां पर क्या, गामा -1। दिस इंप्लाइज, क्या लिख पाऊंगा भाई, यहां से गामा -1 को उड़ा दूंगा, दोनों जगह सेम पावर है तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा V3 बाय V2 इज इक्वल टू V4 बाय V1। दिस इंप्लाइज V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3। इक्वेशन नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। V1 बाय V2 एक्चुअल में किसके बराबर है, V4 बाय V3 के बराबर है, और यहीं पर कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किसकी, कार्नोट साइकिल की। इसके बाद कुछ बचा नहीं, डेरिवेशन लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से देखिए, यहां पर हमने लिखा W बराबर -RTH ln V2 बाय V1 -RTC ln V4 बाय V3, ये हमने यहां पर लिखा। V4 बाय V3 क्या है, V1 बाय V2 है। यहां पर क्या लिखूंगा, फ्रॉम 7 W बराबर -RTH ln V2 बाय V1 -RTC ln V4 बाय V3। फ्रॉम 10 क्या होगा, V4 बाय V3 इज इक्वल टू V1 बाय V2 आ जाएगा। हाँ, आप कहोगे सर इसको बदल लो, इसको बदल ले, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से W क्या आ जाएगा, -RTH ln V2 बाय V1, आगे क्या, -RTC ln V1 बाय V2 आ जाएगा। W बराबर माइनस, बल्कि मैं माइनस यहां पर लिखूंगा, W बराबर -RTH ln V2 बाय V1, माइनस बाहर लिख लेता हूं, और यहां पर RTC ln V2 बाय V1, माइनस मैंने यहां पर बाहर ले लिया। अब यहां पर क्या होगा, W बराबर, मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं -R, और ln V2 बाय V1 को कॉमन ले लेता हूं, और यहां पर क्या बचेगा भाई, यहां पर बचेगा TH TC। इक्वेशन नंबर 11। ओ माय गॉड, कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई यार ये तो। और क्या कर सकता हूं, देखो जरा ध्यान से, ये क्या बनेगा, -W बराबर RT, यहां पर लिखूंगा R ln V2 बाय V1, और यहां पर क्या, TH TC। इक्वेशन नंबर 12। ओ हो, यही तो चाहिए था, अरे यही तो चाहिए था। क्यों चाहिए था ये, क्योंकि अब मैं एफिशिएंसी निकाल पाऊंगा।
अब मैं क्या निकाल पाऊंगा, एफिशिएंसी निकाल पाऊंगा। कैसे, देखो इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से, 2 को शायद आप भूल गए हो मेरे ख्याल से, पर मैं नहीं भूलने दूंगा। क्यूएच क्या है भाई, ये आपका इनपुट है आर टी एच एल एन वी टू बाई वी वन। क्यूएच क्या है आपका, आर टी एच एल एन वी टू बाई वी वन। देखो भाई, फ्रॉम टू क्यूएच बराबर आर टी एच एल एन वी टू बाई वी वन। एफिशिएंसी, यही तो चाहिए था, एफिशिएंसी ईटा बराबर माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू एच। क्या होगा भाई, आर टी एच आर एल एन, ये वाली वैल्यू उठा के ऊपर रख दो, ये वाली वैल्यू उठा के नीचे रख दो, यही बन जाएगा आर टी एच, बल्कि टी एच नहीं, आर एल एन वी टू बाई वी वन, और यहां पर क्या, टी एच माइनस टी सी डिवाइड बाई आर टी एच एल एन वी टू बाई वी वन। देखो भाई क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये आपस में कट गया। क्या बचा, एफिशिएंसी बराबर ईटा बराबर टी एच माइनस टी सी डिवाइड बाई टी एच। मैंने क्या कहा था, एफिशिएंसी, बल्कि शुरू में इसकी फीचर में बात करी थी, एफिशिएंसी नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड द सिंक। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, इनके ऊपर जो है वो क्या करती है, 1 माइनस टी सी बाई टी एच, 1 माइनस टी सी बाई टी एच, इसके ऊपर क्या करती है आपकी एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है किसी भी कार्नोट साइकिल की, किसी भी आइडियल हीट इंजन की। क्या क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर 13 बोल दूंगा, 13 नंबर इक्वेशन है, और स्टार डाले ना भैया, इसी के लिए तो इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, इस इंपॉर्टेंट इक्वेशन की ही बात चल रही थी। अब यहां पर 2 से 3 पॉइंट और हैं, 2 से 3 तरह के ग्राफ और बनते हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आपको शायद सारी चीजें क्लियर यहां पर हो जाएंगी, और कार्नोट साइकिल का हर सवाल आप पेपर के अंदर अटेम्प्ट भी कर पाओगे। देखो जरा ध्यान से, यहां तक आई होप क्लियर होगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी सबको याद होगा, और यहां से समझ में आ गया कि जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर ही क्या करती है, एफिशिएंसी डिपेंड करती है। देखिए ध्यान से, अब कुछ और रिलेशन यहां पर हम लोग बनाते हैं, जनरेट करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला क्यू एच क्यू सी विद टी एच टी सी। क्यू एच क्यू सी का रिलेशन किसके साथ, टी एच और टी सी के साथ। ध्यान से देखो भाई, हम क्या लिखते हैं, ईटा बराबर माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू एच, और डब्ल्यू क्या होता है, क्यू एच माइनस क्यू सी होता है, डिवाइड बाई क्यू एच। तो ईटा क्या हुआ आपका, क्यू एच माइनस क्यू सी बाई क्यू एच, और क्या हुआ ईटा आपका, ये हो गया है 1 माइनस क्यू सी बाई क्यू एच, ठीक है। इक्वेशन नंबर 14, ऑल्सो ईटा बराबर 1 माइनस टी सी बाई टी एच। इक्वेशन नंबर 15, 14 एंड 15। जब मैं 14 और 15 को देखता हूं तो मुझे पता चलता है 1 माइनस क्यू सी बाई क्यू एच इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी बाई टी एच। तो क्यू सी बाई जो क्यू एच है वो किसके बराबर होगा, टी सी बाई टी एच के बराबर होगा, किसमें, कार्नोट साइकिल के अंदर। इक्वेशन नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत बार आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगी। यहां से डायरेक्टली आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर आती है, नेक्स्ट हमारे पास है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम कहती है कि कोई भी और हीट इंजन ऐसा नहीं जो कार्नोट इंजन से क्या हो, एफिशिएंट हो। दुनिया में कोई ऐसा इंजन बन नहीं सकता जिसकी एफिशिएंसी क्या हो जाए,
कार्नोट इंजन से ज्यादा हो जाए, या फिर दुनिया में कोई और इंजन पॉसिबल नहीं जो क्या हो कार्नोट से एफिशिएंट हो। दूसरे शब्दों में कहूं कि एक रिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इरिवर्सिबल से हमेशा ही क्या रहती है, ज्यादा रहती है। अब आ जाती है कार्नोट थ्योरम। अब आ जाती है क्या, कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम देखिए भाई, यहां पर सीधा क्या लिख सकता हूं, ए रिवर्सिबल हीट इंजन इज मोस्ट एफिशिएंट। ए रिवर्सिबल हीट इंजन, शॉर्ट में लिखता हूं, ए रिवर्सिबल हीट इंजन, हीट इंजन इज मोस्ट एफिशिएंट। और क्या लिखूं, एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल हीट इंजन, efficiency of a reversible heat engine is always greater than irreversible heat engine। हमेशा ऐसा ही होगा, ये रिवर्स कभी नहीं हो सकता। ईटा रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईटा इरिवर्सिबल, हमेशा ऐसा होता चला जाएगा, हमेशा ऐसा ही होगा। इससे दूसरी कोई सिचुएशन नहीं बन सकती। प्रूफ देखना चाहो मैं आपको प्रूफ भी यहां पर दे सकता हूं। देखिए हमने कहा ईटा रिवर्सिबल जो होगा वो क्या होगा आपका, -W रिवर्सिबल होगा डिवाइड बाय QH होगा। ठीक है, अब यहां पर दो हीट इंजन काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है, देखिए दोनों के लिए जो सोर्स है वो सेम है, दोनों के लिए जो सोर्स है वो क्या है आपका, सेम है। अब यहाँ पर दो हीट इंजन काम कर रहे हैं, एक रिवर्सिबली और दूसरा इरिवर्सिबली। ठीक है, तो आपको शायद अभी समझ में आ जाएगा जो मैं बोलना चाह रहा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर दो हीट इंजन काम कर रहे हैं, ये वाला जो है, ये व्हाइट वाला आपका रिवर्सिबल है और वो ब्लैक वाला, वो येलो वाला आपका इरिवर्सिबल है। इसने QH हीट ली, इसने QC को हीट ट्रांसफर करी, इसने QH हीट ली और इसने कहाँ ट्रांसफर करी, QC को ट्रांसफर कर। ठीक है, तो यहां पर ये जो बोलना चाह रहा है ना वो मैं आपको समझा देता हूं भाई। वो ये बोलना चाह रहा है कि भैया अगर दो हीट इंजन काम करते हैं, एक अगर रिवर्सिबली काम करता है, यहां पर मैं लिखता हूं ये आपका कैसे काम कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है भैया रिवर्सिबली, और ये आपका काम कर रहा है कैसे, इरिवर्सिबली। यहां पर आपका सोर्स है TH पर, यह आपका सिंक है TC के ऊपर। ठीक है, अब ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये भी QH हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी QH ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये जो वर्क डन कर रहा है ये -W रिवर्सिबल कर रहा है, ये जो वर्क डन कर रहा है ये -W इरिवर्सिबल कर रहा है। सही बात है। अब जो इरिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी इस तरीके से लिखी जाएगी, है ना। और साथ के साथ जो आपका रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी ऐसे लिखूंगा भाई, और जो इरिवर्सिबल होगा उसके लिए क्या लिखूंगा, -W इरिवर्सिबल डिवाइड बाय QH। ये तो सेम है क्योंकि सेम हीट क्या करी है, दोनों ने एब्जॉर्ब करी है भाई। यहां से आप क्या देखोगे, यहां से आप देखोगे कि जो -W रिवर्सिबल है, एक्सपेंशन के दौरान बाहर माइनस का साइन है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो इरिवर्सिबल से हमेशा ही ज्यादा होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो इरिवर्सिबल से ऑलवेज 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 क्या होता है, ज्यादा ही होता है। तो यहां से क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज ईटा रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन ईटा इरिवर्सिबल। और यही क्या होती है आपकी कार्नोट थ्योरम भी होती है, यही क्या होती है भाई आपकी कार्नोट थ्योरम भी होती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और मेरी बात आपको क्लियर भी होगी। हाँ बिल्कुल भाई,
ठीक है। एफिशिएंसी, भाई एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? वर्क डन पर। वर्क डन किस में ज्यादा हो रहा है? रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में तो वर्क डन ज्यादा नहीं हो रहा है। इरिवर्सिबल में तो वर्क डन ज्यादा नहीं हो रहा है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहीं पर पढ़ा देता हूं इसी के अंदर। कभी कभी हम लोगों से ग्राफ पूछ ले जाते हैं, जैसे क्या प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का तो सीधा ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ पूछ लेता है किसका? टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का, टेम्परेचर का और एंथैल्पी का, और भी बहुत सारे पूछता है। वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको एंट्रोपी पढ़ा दूंगा। टेम्परेचर एंट्रोपी का भी बहुत ही फेमस सा ग्राफ पूछता है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं एक बार द प्लॉट बिटवीन या फिर कर्व बिटवीन प्लॉट ऑफ एच और यू वर्सेस टेम्परेचर टी। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का ग्राफ कार्नोट साइकिल के लिए, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का ग्राफ कार्नोट साइकिल के लिए किसके वर्सेस? एंथैल्पी का टेम्परेचर या फिर इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के वर्सेस। इस ग्राफ को बनाने से पहले मेरी बात समझने की कोशिश करना। 4 प्रोसेस हमारे पास थी। पहली बोलो एक बार कौन सी प्रोसेस थी? पहली प्रोसेस बच्चों हमारे सामने थी, फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आप खुद ही बना दोगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी, सही है। दूसरी प्रोसेस कौन सी थी भैया? आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब ध्यान रहे एडियाबैटिक एक्सपेंशन थी, उल्टा बोल दिया था। एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और नेक्स्ट कौन सी थी भाई हमारे पास? तीसरी आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन थी भाई, आइसोथर्मल कंप्रेशन थी। और लास्ट कौन सी थी भाई? एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन थी। ये हमारे पास थी भाई, ठीक है। ये हमारे पास थी 4 तरह की प्रोसेस। अब ध्यान रहे जो पहली प्रोसेस हमारे सामने थी उसमें क्या खूबी थी, क्या खास बात थी भाई? आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो T बराबर TH जो है वो कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। और जो डेल्टा U है वो भी क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। और डेल्टा H भी क्या रहा होगा? 0। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस थी और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी तभी बदलती हैं जब टेम्परेचर बदला हो। जब टेम्परेचर बदला हो एज आइडियल गैस। आइडियल गैस, क्योंकि गैस कैसी थी गाइज? आइडियल थी। गैस कैसी थी भैया? आइडियल थी। बिल्कुल सही बात है। चलो जी सही बात है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखो हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि जो आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस है, इसके लिए जो एंथैल्पी में चेंज है वो टेम्परेचर में चेंज के प्रोपोर्शनल है। जो एंथैल्पी में चेंज है वो भी टेम्परेचर में चेंज के प्रोपोर्शनल है। मतलब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा या फिर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर किस तरीके से बदला है। अगर टेम्परेचर घटा होगा तो ये दोनों भी घट जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा होगा ये दोनों भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आइडियल गैस है। आइडियल ना होती फिर कुछ और हो जाता, रियल होती फिर वॉल्यूम का भी रोल आ जाता। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर क्या हुआ है? TH से आप कहां गए हो? TC। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। डेल्टा T क्या रहा है आपका? नेगेटिव रहा है। दिस इंप्लाइज डेल्टा H भी क्या रहेगा आपका? नेगेटिव। और डेल्टा U भी क्या रहेगा आपका? नेगेटिव ही रहेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी भाई। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और क्लियर भी हो रही होगी। बताओ भाई आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। मतलब पहले स्टेप में ना एंथैल्पी बदलेगी, ना इंटरनल एनर्जी बदलेगी, ना टेम्परेचर बदलेगा। दूसरे में सारी ही चीजें घट जाएंगी। अब तीसरे में क्या होगा दोस्तों? तीसरे में क्या होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन है। T बराबर TC, ये कांस्टेंट है। और जब ये कांस्टेंट है तो दिस इंप्लाइज ना बदलेगा डेल्टा U और ना बदलेगी इंटरनल एनर्जी, ना बदलेगी एंथैल्पी। सब क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रह जाएगा। सब कुछ क्या रह जाएगा? कांस्टेंट ही आपका रह जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट। अब लास्ट में क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन में TC से कहां जा रहे हो? TH।
तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा टी पॉजिटिव है। दिस इंप्लाइज क्या लिखूंगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब किस तरीके का ग्राफ आएगा, मतलब सब क्वांटिटीज में जो बदलाव है ना वो लगभग एक ही तरीके का होगा। अब जब सब में जो बदलाव है वो एक तरीके का होगा तो मैं इन सब को इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करूंगा और रिप्रेजेंट कर दूंगा दोस्तों। देखो भाई, यहां पर एंथैल्पी वर्सेस टेम्परेचर, ध्यान से देखिए। अब मुझे पता है जो पहला स्टेप है ना उसमें टेम्परेचर TH है, मतलब पहले स्टेप में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और दूसरे में टेम्परेचर घट रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और यहां पर मैं इसको पहला स्टेप मान लेता हूं, मतलब पहले स्टेप में कुछ भी नहीं हो रहा, पहले स्टेप में कुछ भी हो ही नहीं रहा। पहले स्टेप में H भी फिक्स है और T भी क्या है आपका, फिक्स है। अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरा स्टेप में यहां से यहां प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। अब दूसरे में क्या, टेम्परेचर भी घटाना है, H को भी घटाना है। देखो टेम्परेचर भी घटा और H भी घट गया, तो इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा नंबर 2। टेम्परेचर भी घटा और H भी घटा और साथ के साथ कौन घटा, इंटरनल एनर्जी भी घट गई। यहां पर H बना दूं या फिर क्या बना दूं, U बना दूं, दोनों का सेम ट्रेंड रहेगा। अब तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है भाई, तीसरे स्टेप में देखो ध्यान से, तीसरे में सब कुछ कांस्टेंट है, कुछ नहीं बदल रहा। तो यहां पर क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा नंबर 3। इसको क्या बोल दूंगा भाई, मैं इस पॉइंट को बोल दूंगा नंबर 3, इसमें कुछ नहीं बदल रहा। फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ में फिर इंक्रीज हो रही हैं सारी चीजें। तो फोर्थ को कैसे लिखूंगा, फोर्थ को मैं कुछ इस तरीके से यहां पर मेंशन कर दूंगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। भाई आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ से एक ग्राफ और बचा हुआ है जो किसका है, टेम्परेचर और एंट्रोपी का ग्राफ है, वो बचा है।